चलिए आज हम लोग करने वाले समाज की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इसमें कितने सारे क्वेश्चन आपको टच करेंगे वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कम से कम 7 क्वेश्चन बनेंगे आपका, और जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समाज की प्रमुख विशेषताओं में से पहले ये हम जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं समाज के लिए। तो पहला विशेषता समाज अमूर्त है। दूसरा, पारस्परिक जागरूकता। तीसरा, अगर बात करें तो समाज में समानता और असमानता। और अगला बात करें पॉइंट, तो असमानता समानता के अधीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात करें समाज की प्रमुख विशेषताओं में एक, तो समाज अन्योन्य अन्याश्रित पर आधारित है और सहयोग एवं संघर्ष की उपस्थिति। समाज सदैव परिवर्तनशील है। इस प्रकार से 7 प्रमुख विशेषताएं हैं समाज के, और इसी पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन आपका बना दिया गया है। 7 क्वेश्चन समाज की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर ले जाके। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि समाज की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो समाज की प्रमुख विशेषताएं जो है वो कैसी है। तो पहला, समाज अमूर्त है। तो कैसे अमूर्त है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोला जा रहा है समाज व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल है। हम लोग सभी जानते हैं कि समाज क्या है। तो समाज व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि उसमें लोग रहते हैं और लोग एक समाज के रूप में रहते हैं। सामाजिक संबंधों को केवल अनुभव किया जा सकता है ना। जो आपस में तालमेल जो रहता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त होता है। ठीक है, अमूर्त का मतलब हो गया जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। समाज को केवल हम अनुभव कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए बोला गया समाज क्या है, अमूर्त है। राइट ने स्पष्ट किया है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। और यूटर ने बताया है कि समाज एक वस्तु नहीं बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। यहां तक आपको क्लियर हो गई रहेगी कि समाज अमूर्त है और ये क्यों है। तो हम लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं, समाज अमूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्तियों की सामाजिक संबंधों का जाल है, और जो सामाजिक संबंधों का जाल है उसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और सभी समाज के लोग एक दूसरे पर ही निर्मित रहते हैं और आश्रित रहते हैं, इसलिए हम इसे समाज को अमूर्त के रूप में कहते हैं। आप ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं पारस्परिक जागरूकता के बारे में। समाज के लिए अनिवार्य है, जब ये जो पारस्परिक जागरूकता है वो समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूकता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अवेयरनेस, यानी कि आगे बढ़ना, जागरूक होना जैसे बोलते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे की उपस्थिति से परिचित होते हैं तब उनमें पारस्परिक जागरूकता उत्पन्न होती है। एक दूसरे से अगर हम परिचित होते हैं, है ना, जान पहचान बढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, एक दूसरे के लिए हम लोग जागरूक हो गए, ये वो आदमी है, हम वो आदमी है, ऐसे लोग जान जाते हैं। और अंतःक्रिया आरंभ होती है, यानी कि आपसी तालमेल शुरू हो जाती है। जागरूकता के अभाव में अंतःक्रिया नहीं हो सकती है, जो समाज निर्माण का मूलधार है। अतः सामाजिक संबंधों की स्थापना या समाज की रचना के लिए पारस्परिक जागरूकता की उपस्थिति अत्यंत जरूरी होती है। तो ये पारस्परिक जागरूकता भी जरूरी है। पारस्परिक जागरूकता भी समझ गया, आपसी तालमेल हम लोग ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते। समाज में समानता और असमानता क्या है। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं समाज में, समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। समाज के लिए समानता और असमानता दोनों का अपना अपना योगदान एवं महत्व है। आइए देखते हैं। समानता समाज का अनिवार्य तत्व है। मैकाइवर के अनुसार समाज का अर्थ समानता है। समानता की भावना के आधार पर ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। समाज कैसे बनती है, दो या दो से अधिक लोगों से ही मिलकर के बनती है। ठीक है, तो उसमें समानता तो चाहिए ही। अगर समानता रहेगा ही नहीं तो फिर वो समाज नहीं बनेगा। असमानता है तो अलग समाज बन गया।
समझे, जिसमें समूह या समाज का निर्माण होता है। आदिम समाज में समानता रक्त संबंधों पर आधारित होती थी। सब पूर्वजों के टाइम में अगर हम बात करें तो समाज जो बनती थी वो रक्त संबंधों के, यानी कि जैसे गोतिया लोग बोला जा सकता है अपने, है ना, अपने ही कास्ट के लोग, ऐसे अपने गोतिया ही इसको ज्यादातर मान सकते हैं। अब समानता का अर्थ व्यापक हो गया, जैसे धर्म, भाषा, राष्ट्रीय आदि, है ना। अगर हम राष्ट्रीयता हमें अपने देश का है तो एक समानता माना जा रहा है, भाषा एक बोल रहे समानता बोला जा रहा है, धर्म एक मान रहे समानता बोला जा रहा है। पहले इस चीज पे आधारित नहीं था, रक्त संबंधों पे आधारित था। ठीक है, आइए, असमानता भी समाज के लिए आवश्यक है। समाज के अस्तित्व के लिए असमानता की भांति असमानता भी महत्वपूर्ण है। समानता की भांति असमानता भी महत्वपूर्ण है। केवल समानता पर आधारित समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध अत्यंत सीमित हो सकते हैं, है ना। अगर व्यक्ति रक्त संबंध में ही केवल पारस्परिक अपना संबंध रखे तो जो समानता वाली समाज है वो सीमित रह जाएगा, बहुत कम तक रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर असमानता को लेकर चलेगा तो गतिशीलता की ओर आगे बढ़ेगा। सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता होने पर पारस्परिक आदान प्रदान तीव्र हो जाता है ना, तेजी से लेन देन शुरू होती है और समाज प्रगति करता है। समझ गए हमारे समाज के लिए समानता और असमानता दोनों क्यों जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। असमानता समानता के अधीन होती है, कैसे होती है। समाज में समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जो भी सामान की पूर्ति होती है वो एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं, है ना। हर कोई का अलग अलग काम होता है, हर कोई जो काम करता है वो दूसरे के लिए करता है। हम अगर कुछ काम कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं एक प्रकार से अगर हम ये बात करें कि ये अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये हम पढ़ा रहे हैं किसके लिए, तो दूसरे के लिए पढ़ा रहे हैं, दूसरे को ही पढ़ेंगे ना इससे। तो इसमें हम क्या किए, समाज को सहयोग करने का काम करिए। ठीक है, ये बुक जिसने बनाया, ठीक है, वो दूसरे के लिए बनाया। अगर ये बुक बना नहीं होता तो हम पढ़े नहीं होते, और पढ़े नहीं होते तो फिर पढ़ा नहीं होते। तो एक दूसरे को क्या सहयोग करते। तो यही समानता और असमानता एक दूसरे का क्या है, अधीन है, क्योंकि एक दूसरे के लिए पूर्ति करते हैं, सहयोग करते हैं। समान उद्देश्य को पहले से अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कार्यों का विभाजन किया जाता है ना। समान उद्देश्य को अधिक ढंग से बड़ा करने के लिए, बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग काम किए जाते हैं, उसे अलग अलग ढंग दिए जाते हैं और विभिन्न कार्यों को अलग अलग व्यक्ति करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार समान आवश्यकता एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग असमान कार्यों को करने हेतु एकत्रित होते हैं। और समाज में समानता और असमानता दोनों होते हैं, किंतु समानता प्राथमिक तत्व है तो असमानता गौण है। ठीक है, उसको आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, ऐसे कह सकते हैं। आइए अगला पॉइंट का हम लोग बात करते हैं। समाज अन्योन्याश्रित पर आधारित है, कैसे है। अन्योन्याश्रित समाज की उत्पत्ति तथा विकास का मूलाधार है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यहाँ पे आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि समाज सामाजिक संबंधों की क्या है कि जटिल व्यवस्था है। समाज में रहने वाले लोगों के लिए एक जटिल कठोर व्यवस्था है। ये होता ही होता है, जबकि विविध प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे पर आश्रित है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति रहे अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति खुद से नहीं कर सकता, उसे दूसरे पर आधारित रहना पड़ेगा, आश्रित रहना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं समाज अन्योन्याश्रित पर आधारित है। जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो अन्य लोगों पर आधारित है, आश्रित है, ऐसे कह सकते हैं। अतः व्यक्ति अपनी जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होता है और परिवार से लेकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि समाज का अस्तित्व अन्योन्याश्रिता या पारस्परिक निर्भर पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई, समाज एक दूसरे पर आश्रित है। ये भी हमारा एक पॉइंट है समाज की प्रमुख विशेषताओं में। अगला और सेकेंड लास्ट ये रहेगा कि सहयोग एवं संघर्ष की उपस्थिति।
सहयोग एवं संघर्ष की उपस्थिति। समाज क्या करती है, एक दूसरे को सहयोग करती है और दूसरे में संघर्ष भी करती है। कैसे? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों प्रकार की शक्तियां क्रियाशील रहती है। ठीक है। उसके बाद सहयोग मनुष्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, तो संघर्ष एक दूसरे व्यक्ति को पृथक करने में लगा रहता है। क्या बोला जा रहा है कि सहयोग मनुष्यों को एक जगह बांधने का प्रयास करता है, लेकिन संघर्ष एक दूसरे को अलग, पृथक यानी अलग करने का प्रयास करता है। अब यहां से समझेंगे कैसे। घर में आस पड़ोस के लोग होते हैं, अगर कुछ घट गया, कुछ कमी पड़ा, तो चल हम आस पड़ोस वाले से ले लेंगे, वो कुछ मुझे मदद कर दिया, तो हम क्या किए, उससे जुड़ गए, बंध गए। ठीक है। वही अगर हम ठान लेंगे कि नहीं, ये चीज मुझे अपने बल पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, संघर्ष। और संघर्ष करने के लिए हमें घर से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो व्यक्तियों से क्या हुए, दूर हो गए, पृथक हो गए। समझ में आया? सहयोग एवं संघर्ष। सहयोग समाज में रहने वाले मनुष्यों को एक सूत्र में बांधती है, एवं संघर्ष व्यक्तियों से अलग करती है। और ये दोनों उपस्थिति समाज के लिए जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? अगर आगे बढ़ना है, स्वयं कुछ करने का प्रयास करना है, तो संघर्ष हो गया, जिससे हम व्यक्तियों से दूर हो रहे हैं। अगर हमें एक दूसरे से मिलकर के कुछ छोटी मोटी हेल्प मिल जाती है, तो सहयोग हो गया। आइए, विभिन्न व्यक्तियों या समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं, किंतु जब सहयोग से उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब संघर्ष को भी माध्यम बनाया जाता है। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है और हम एक दूसरे से मांगते हैं, उसके पास भी नहीं रहेगा, तो हमारी पूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जब हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो हम कौन से नियम को अपनाएंगे, संघर्ष का नियम को अपनाएंगे। ठीक है। और हम कुछ ज़्यादा बड़ा काम करने का प्रयास करेंगे, कहीं दूर जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी पूर्ति पूरी हो सके। आगे मिलके बताते हैं। सहयोग के अभाव में कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। अगर सहयोग नहीं किया जाए तो कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। कैसे? अगर जैसे किसान खेती करती है, ठीक है, अगर वो खेती करने के बाद जितने भी अनाज है वो बाजारों में ना बेचे, अपने पास ही केवल रखे, तो जो लोग खेती नहीं करते हैं, तो वो लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? अगर कोई फैक्ट्री कोई भी चीज को बना रही है, वो अपने ही वर्कर और अपने पास ही रखे और फिर उसे बाजार में ना बेचे, तो क्या दूसरे को मदद हो पाएगा, दूसरे को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है। हालांकि उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है, लेकिन वो हमारे लिए एक सहयोगी का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। सहयोग के अभाव, सहयोग अगर ना हो तो कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। ये आप अच्छी तरह से समझ पाए। एक परिवार या समाज के सदस्य आपसी सहयोग के द्वारा अपने सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होते हैं। आदिम और सरल समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग और आधुनिक जटिल समाजों में अप्रत्यक्ष सहयोग की प्रमुखता पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे। आदिम और सरल समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग, और यहाँ पर बोला जा रहा है पहले की जो समाज होती थी, जो इतना डेवलप नहीं थी, तो क्या करती थी, एक दूसरे को डायरेक्ट रूप से सब ये सहयोग करती थी। अगर उसके पास कुछ खाने को है, तो लो भाई तुम भी खाओ, चलो हमारे पास ये काम कर लो, चलो हम लोग शिकार करते हैं। ठीक है। ऐसे तो ये प्रत्यक्ष रूप से सब मिलके करते थे। लेकिन आधुनिक समाज, अभी के समाज में अगर हम बात करें, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। हमें कुछ, हम फैक्ट्री वाले हैं, ठीक है, हम कुछ बनाए, ठीक है, निर्माणकर्ता हमें कुछ बनाए, तो हमें दूसरे को सहयोग करने के लिए हम तीसरे व्यक्ति को देंगे पहले। ठीक है। दुकान में देंगे, मार्केट में उतारेंगे, उसके लिए हम कुछ मुआवजा लेंगे। ठीक है। और उस मुआवजा के द्वारा ही सहयोग करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। हम बना के डायरेक्ट हम जिसको जरूरत है उसको नहीं दिए, हम कहीं और दिए, उसने उसको दिया, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। संघर्ष भी समाज का एक अभिन्न तत्व है। संघर्ष एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे मनुष्यों में जागरूकता और मानवीय क्रियाओं में गतिशीलता उत्पन्न होती है। वैश्विक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण समाज में अनेक बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और विरोधी स्वार्थों के टकराव से तथा तीव्र गति से हो रहे सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न भेद के कारण भी संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार समाज में सहयोग की भांति संघर्ष भी दृष्टिगोचर होता है। यानी कि सहयोग और संघर्ष दोनों उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बोल सकते हैं। आइए,
लास्ट पॉइंट पर हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, समाज सदैव परिवर्तनशील है। समाज जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। क्या चेंजेस होते रहते हैं, किस प्रकार से, ये चीज को देखते हैं। तो समाज की प्रकृति परिवर्तनशील है। समाज में जो भी कार्य होती है वो क्या है, परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ उसमें बदलती रहती है। विभिन्न प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आते हैं। आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। विभिन्न प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक द्वारा जो भी चीज मिला, जैसे पेड़ पौधे, जमीन जगह खाली खाली, जनसंख्या बढ़ी, पेड़ पौधे को काटा गया, है ना, खाली जगह पे घर बनाई गई, रोड बनाए गए, और भी बहुत सारे सुविधाओं के चीज बनाए गए। आर्थिक क्रिया बढ़ी, है ना, कामकाज बढ़े, समाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह के रहन सहन को देखे और अपने आप को बदले। राजनीतिक कार्य चलती है और सांस्कृतिक भी, लोग अपने धर्म, संस्था, है ना, आस्था, ये सारी चीज को मानते। तो इन कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आते रहते हैं। क्लियर है। और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से समाज में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। समाज में संबंध होने के कारण परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन लाता है। जो मानव समाज आदि काल में था, ठीक है, उससे भिन्न समाज वैदिक काल में था, है ना। सबसे पहले आदि काल में जो समाज था उससे थोड़ा सा अलग वैदिक काल में आया, उससे अलग जो है मध्यकाल में, प्राचीन काल से भिन्न समाज था, और आधुनिक काल में मध्यकाल से भिन्न समाज है। ठीक है, समाज परिवर्तन होते आ रही है। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार समाज की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तनों से समाज में प्रायः जटिलता बढ़ती है ना। और उदाहरण के साथ अगर हम ले तो एक गांव समाज कम जटिल होता है, किंतु जब वह नगरीय समाज का रूप धारण करने लगता है तो उसमें जटिलता क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, आशा करते हैं ये समाज की प्रमुख विशेषताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगी और एग्जाम में आ सकती है। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।